हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रसायनम इंस्टीट्यूट। नीट की लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में आज हम देखेंगे चैप्टर 14 रेस्पिरेशन के एमसीक्यू। और ये लेक्चर में मैं आपको रेस्पिरेशन के सारे टॉपिक के सब कंसेप्चुअल एमसीक्यू करवाऊंगी। सो ये एमसीक्यू करने से आपके चैप्टर 14 के जो भी कुछ कंसेप्ट्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ATP is known as energy currency of the cell because हमें पता है ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी कैटाबॉलिक रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाई ATP इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। फर्स्ट ऑप्शन, इट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स फॉस्फेट बॉन्ड्स। Yes, it is correct. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका मतलब रिबोज शुगर है और एडेनिन नाइट्रोजन बेस है। सो ये हुआ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इस तरीके से ऐसे फॉस्फेट अटैच्ड है, तो जो भी एनर्जी है वो ये बॉन्ड में स्टोर होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। It releases energy by breaking its phosphate bond whenever required and gets converted to ADP. Correct. जब भी हमें एनर्जी चाहिए ये बॉन्ड के ब्रेक होने पे हमें एनर्जी मिलती है। टोटल ये एक बॉन्ड में 3.7 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। ATP हैज 7.4 किलो कैलोरी। सो उसका ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको मिलेगी 3.7 किलो कैलोरी। सो बोथ A and B ऑप्शन इज राइट। Select the wrong statement with respect to glycolysis. First, it occurs outside the mitochondria. Yes, it is correct. Because glycolysis कहाँ पे होता है? उसकी साइट है साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी रिएक्शन होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो तो TCA साइकिल, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हो तो यस ETS। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हमें क्या फाइंड करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज एन एनारोबिक फेज। ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो भी ग्लाइकोलिसिस तो होता ही है। ग्लाइकोलिसिस में हम कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूटिलाइज नहीं करते हैं। Glucose undergoes partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid. Correct. It is also called partial oxidation क्योंकि complete oxidation तो TCA साइकिल में होता है, ठीक है, जब आपका CO2 और H2O रिलीज होता है। So glycolysis is the first type of aerobic respiration and it is partial oxidation। और glycolysis के एंड में 2 molecules of pyruvic acid फॉर्म होते हैं। Glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate by isomerase enzyme. It is wrong. So here it is correct answer. ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6-phosphate बनाने के लिए क्या चाहिए? हेक्सोकाइनेज। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अवर ग्लाइकोलिसिस। आइसोमरेज एंजाइम तो ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज 6-phosphate को अगर फ्रुक्टोज 6-phosphate में कन्वर्ट करना है then we required isomerase enzyme। और अगर DHAP को PGL में कन्वर्ट करना है तब हमें चाहिए आइसोमरेज एंजाइम, क्योंकि आइसोमरेज एंजाइम का मतलब ही ये है कि वो किसी मॉलिक्यूल को उसके आइसोमर में कन्वर्ट करता है। ओके, which of the following are isomers? Now what is isomer? आइसोमर मीन्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी C6H12O6, लेकिन जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। सो 3PGA and 2PGA, 3-phosphoglyceric acid and 2-phosphoglyceric acid, ये दोनों आइसोमर है। PGAL and DHAP, phosphoglyceraldehyde which has aldehyde functional group, DHAP dihydroxyacetone phosphate which has ketone functional group, ये दोनों भी आइसोमर है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आइसोमर है। सो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। Which of the following step during glycolysis is associated with utilization of ATP?
जिसमें हम एटीपी यूज करते हैं ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते टाइम। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू फॉस्फोराइलेट ग्लूकोज, सो फॉस्फोरस अगर आप कहां से लोगे, एटीपी में से लोगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। सो ये फर्स्ट स्टेप तो आएगा ही। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ऑफ कोर्स 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट है, अगर आप दूसरा फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पे ऐड करना चाहते हो तो आप किसको यूटिलाइज करोगे, एटीपी को, उसका फॉस्फेट लेंगे आप 6 कार्बन पे ऐड करोगे, ये भी आएगा। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड टू पायरुविक एसिड, इसमें हम फॉस्फेट को रिमूव कर रहे हैं, तो ये जो फॉस्फेट निकल रहा है इट इज गोइंग टू जॉइन विथ एडीपी और वो हमें देगा एटीपी। ये दोनों फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है और ये डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। ओके, सो आंसर आएगा बेटा ए एंड बी, जिसमें हम एटीपी को यूटिलाइज करते हैं। The net gain of ATP molecule in glycolysis during aerobic respiration is, okay, ग्लाइकोलिसिस में हमें एटीपी का गेन फाइंड करना है, ठीक है, नेट गेन। तो मैंने बोला था आपको कि 2 टाइप के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, वन इज सबस्ट्रेट लेवल एंड अनदर वन इज ऑक्सीडेटिव। सो ग्लाइकोलिसिस की पहले हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के स्टेप्स याद कर लेते हैं। चलिए, कौन सा था, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, इसमें क्या होता है बेटा, एडीपी में से एटीपी बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि जब भी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का स्प्लिटिंग होगा इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू डीएचएपी एंड पीजीएल। Now this DHAP is converted into PGAL. So फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल है, तो आगे ये सबके भी कैसे मॉलिक्यूल होंगे बेटा, 2। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो 2 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है तो 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे, और उसमें से जब हम PGA बनाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उस टाइम पे ATP फॉर्म होंगे। देन 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है, जिसमें से हम पायरुविक एसिड बनाएंगे, उस टाइम पे बच्चा हम 2 ATP फॉर्म करेंगे। सो सबस्ट्रेट लेवल के बेटा हो गए 4 ATP। फिर हम क्या करते हैं बेटा, जो भी हमारा फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है वो जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड टू एसिड, तो उस टाइम पे ऑक्सीडेशन होता है और 2 NADH2 जनरेट होते हैं। मैंने ऐसा बोला था कि एक NADH2 आपको 3 ATP देता है। सो जो भी रिएक्शन थी हमारी, 2 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के मॉलिक्यूल विच इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एट दैट टाइम हमें क्या मिलता है बेटा, 2 NADH2। नाउ 1 NADH2 गिव्स यू 3 ATP। सो 2 NADH2 में से कितने मिलेंगे बेटा, 2 NADH2 गिव्स यू 6 ATP, राइट। तो ये 6 ATP और ये दोनों के 4 ATP, टोटल हुए 10 ATP। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, नेट गेन। सो जो हमने इनिशियल स्टेप में ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करने टाइम एटीपी यूज किया है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एटीपी यूज किया है, वो हम माइनस करेंगे। सो ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन का 1 ATP, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के फॉस्फोराइलेशन का 1 ATP, वो माइनस करेंगे 2। सो 10 माइनस 2, 8 ATP आंसर आएगा। Okay? Which of the following option does not hold true regarding anaerobic respiration of fermentation? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा 2 टाइप है, एक है लैक्टिक एसिड और दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो पहले होगा ही साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज में से पायरुविक एसिड,
अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो साइटोप्लाज्म में ही पायरुविक एसिड आइदर कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और अगर ईस्ट है तो वो अल्कोहल बनाएगी। सो हमें क्या फाइंड करना है, जो सही नहीं है, रॉन्ग मतलब फर्मेंटेशन के लिए रॉन्ग है। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है, इट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज रॉन्ग, फर्मेंटेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ऑफ कोर्स, नेट गेन ऑफ ओनली 2 ATP। कैसे? तो देखो, पायरुविक एसिड जो होता है, चलिए मैं लिख के बता देती हूँ आपको कि ये हमारे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के एंड में बने हैं। और ग्लाइकोलिसिस में हमने 2 NADH2 भी बनाए हैं। कौन से रिएक्शन में बच्चों? यस, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड टू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये 2 NADH2 यूटिलाइज होने वाले हैं। क्या बनेगा बेटा? आपका लैक्टिक एसिड और NADH2 NAD में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 6 ATP वाला तो गया, अब जो 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल के बचे थे वो, और उसमें से भी फॉस्फोराइलेशन करने के लिए 2 ATP माइनस कर देंगे। सो कितने मिलेंगे बेटा हमें? 2 ATP। ओके, सो ये भी सही है। 2 वर्टिब्रेट्स आर एरोब्स बट देयर, कौन से मसल उसके एनएरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं वो पूछा है। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन वर्टिब्रेट्स के स्केलेटल मसल में होता है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, क्योंकि जब आप हैवी एक्सरसाइज करोगे आपके मसल में एनएरोबिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी। सो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज स्केलेटल मसल आपका फर्मेंटेशन दिखाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, ड्यूरिंग दिस ग्लूकोज of skeletal muscle fiber broken down to release lactic acid and energy. So answer आएगा बेटा A, skeletal muscle, heavy exercise and glucose. Which of the following is a 4-carbon compound? It is easy. Oxaloacetic acid is a 4-carbon compound. ये हम C4 pathway में भी पढ़ के आए हैं। Phosphoglyceric acid PGA is a 3-carbon containing compound. Ribulose biphosphate is a 5-carbon containing compound. Phosphoenol pyruvate is a 3-carbon containing compound. Okay. When 2 molecule of acetyl CoA enters the TCA cycle, कितने हैं बेटा? 2. Then net gain at the end of the cycle. Okay, TCA cycle में बच्चों हमें पता है कि 3 जगह पे NADH2 बनता है, एक जगह पे FADH2 बनता है और एक जगह पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोए फॉर्मेशन है, इट इज अ लिंक्ड रिएक्शन, इट इज अ गेटवे रिएक्शन, जिसको हम TCA साइकिल का पार्ट नहीं कंसिडर करते हैं। अब ये एसिटाइल कोए TCA साइकिल में एंटर हुआ, मतलब एसिटाइल कोए ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइंड होके उसने साइट्रिक एसिड बना के TCA साइकिल शुरू की। तो कौन कौन सी जगह पे बच्चों NADH2 बनेंगे? सो आइसोसाइट्रिक एसिड में से जब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनेगा तब NADH2 बनेंगे। अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड से सक्सिनाइल कोए बनेगा तब NADH2 बनेंगे। मैलेट से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनेगा तब NADH2 बनेंगे। सो एसिटाइल कोए का एक टर्न होगा तो 3 NADH2 फॉर्म होंगे, 1 FADH2 सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड, और एक GTP सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट। तो ये एक राउंड की बात है। यहाँ पे हमने 2 एसिटाइल कोए को एंटर करवाया है, तो क्या बनेगा बेटा? 6 NADH2, 2 FADH2 एंड 2 GTP। In the electron transport system present in the inner mitochondrial membrane, complex 1 and 4 are respectively called. हमें पता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं तो 4 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, 4 एंड 5. 5 is our F1, F0, F1 ATP सिंथेस। ओके, अरेंजमेंट इसी तरीके से होती है 1, 3, 2 एंड 4। डायग्राम आपको याद ही होगा। तो हमें कौन से कॉम्प्लेक्स के बच्चों नाम पूछे हैं? 1 एंड 4। सो 1 is our NADH dehydrogenase
and 4 is cytochrome C oxidase. Second one is yes succinate dehydrogenase and third one is cytochrome BC1 complex. और ये फोर्थ वन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज से हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के पास. ओके चलिए, विच ऑफ दिस आर रेस्पिरेटरी पॉइजन्स और इनहिबिटर ऑफ ETC? साइनाइड्स, एंटीमाइसिन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस बेटा. साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत डेंजरस वाले इनहिबिटर है, क्योंकि लास्ट में जो मैंने अभी बोला कि हमारा जो लास्ट का कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सो उसमें जो साइटोक्रोम A3 है वहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन के पास. सो ये साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ जुड़ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर नहीं जाने देते. और ये एंटीमाइसिन जो है वो साइटोक्रोम B से कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C की ओर नहीं जाने देता है. ओके सो इसमें ऐसा बचने का चांस है कि इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में आ जाए सीधे, लेकिन अगर साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है तो बचने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो सीधे सीधा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ही इलेक्ट्रॉन लेने से रोक देता है. सो आंसर आएगा बेटा ऑल ऑफ दिस. As per chemiosmotic coupling hypothesis in mitochondria, protons accumulate in. Chemiosmotic hypothesis आपको पता है, जो हमें ATP फॉर्मेशन समझाती है, पीटर मिशेल साइंटिस्ट ने दी थी. अब हमें पता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, प्रोटॉन ऐसे F0 F1 में से मूव होते हैं. जब दो प्रोटॉन मूव होते हैं तो एक ATP बनता है, लेकिन ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे जनरेट होता है? तो इट इज जनरेटेड इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है, इनर मेम्ब्रेन में तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह में ये प्रोटॉन अक्यूमुलेट होते हैं. और अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में अक्यूमुलेट होते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. Between temperature range 0 to 25 degree, rate of respiration double for every 10 degree rise in temperature. Yes, it is correct. हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 एंजाइम एक्टिविटी के लिए. ऑप्टिमम टेम्परेचर तक आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो 10 डिग्री तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, लेकिन एक बार ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाता है उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है. यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर तक की बात है, तो आप उस टाइम पे 10 डिग्री बढ़ाओगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा. लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि मैं 45 से 55 कर रही हूँ, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है 37. सो अगर मैं 45 से 55 कर रही हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा. सो ये कंसेप्ट बच्चों याद रखना कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक अगर आप 10 डिग्री बढ़ाते हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल होने वाला है, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर जब आ जाए उसके बाद आप 10 डिग्री बढ़ाते हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होने वाला है. Cytochromes are the iron porphyrin compound. Yes. Respiratory rate of wounded or injured plant parts generally decreases. Wrong. जो भी wounded parts होते हैं उसको healing करना होता है, तो उसमें metabolic reaction बहुत fast होती है, तो उसका respiration rate high होता है. So statement 3 is wrong. 1 and 2 are right. Which of the following statement is correct with respect to the effect of temperature on rate of respiration? Rate of respiration increases with an increases temperature from 0 to 30 degree Celsius. Yes, मैंने अभी ही बोला कि optimum temperature तक increase करेंगे तो rate of reaction बढ़ेगा. Rate of respiration doubles for every 10 degree rise in temperature. Thus temperature coefficient for respiration is 2. Yes, correct. And at very high temperature such as 50 degree or more, rate of respiration decreases due to enzymatic degradation. Correct. So answer आएगा all of this.
बेसिकली एंजाइम प्रोटीन से बने हैं, तो 50 डिग्री से ज्यादा बेटा आप टेम्परेचर कर दोगे तो आपका जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे, आपका एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा और लो टेम्परेचर पे वो इनएक्टिव हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं। लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर जब आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर देते हो तो वापस अपनी एक्टिविटी रिगेन कर सकते हैं, लेकिन वंस योर एंजाइम गेट डीनेचर्ड वो अपनी एक्टिविटी रिगेन नहीं कर सकता है। रेस्पिरेशन पाथवे इज एम्फीबॉलिक। ओके, व्हाट इज एम्फीबॉलिक? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों कर सकता हो, ऐसे पाथवे को एम्फीबॉलिक बोलते हैं। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तब कैटाबॉलिज्म होगा, ओके, और हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। लेकिन वंस यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको कोई ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसके इंटरमीडिएट सब्सटेंस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि पायरुविक एसिड है वो अमीनो एसिड बना के प्रोटीन बना लेगा, ठीक है, PgAl है वो जाके फैटी एसिड बनाने में यूज हो जाएगा। तो जब आपको एनर्जी नहीं चाहिए तो इसके इंटरमीडिएट एनाबॉलिज्म दिखाते हैं, और जब एनर्जी की जरूरत है तब ये कैटाबॉलिक वे में ऑपरेट होता है। सो ऐसे पाथवे को बेटा हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। Respiratory quotient may be represented as, it is very simple, CO2 evolved upon O2 taken in। बच्चों ये मिस्टेक बहुत सिंपल है लेकिन बच्चे ज्यादातर ऐसा कर देते हैं टेकन इन O2 अपॉन CO2 इवॉल्व, तो ये नहीं करना है हमें, CO2 इवॉल्व अपॉन O2 टेकन इन। ओके, आर्क्यू ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर इन ऑर्डर। प्रोटीन का आरक्यू होता है बेटा लेस देन 1, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू होता है 1, फैट का होता है लेस देन 1। एनसीईआरटी में हम ट्राइपामिटिन पढ़ चुके हैं, 0.7 आरक्यू है, ओके, और ऑर्गेनिक एसिड का होता है ग्रेटर देन 1। आरक्यू इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो हम ऑक्सीजन यूटिलाइज ही नहीं करने वाले हैं, डिनोमिनेटर में 0 है, सो आंसर आएगा इनफाइनाइट। Which of the following exhibit the highest rate of respiration? ज्यादातर हम ऐसा सोचते हैं कि ग्रोइंग एपेक्स आएगा, रूट टिप आएगी, क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा, ग्रोथ हो रहा है इसीलिए। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, ग्रोइंग शूट एपेक्स, जर्मिनेटिंग सीड, रूट टिप एंड लीफ बड, इसमें से सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रेट हाई किस में होगा? जर्मिनेटिंग सीड में। सो रेस्पिरेशन रेट हाई होगा जर्मिनेटिंग सीड में। Mitochondria are called powerhouse of this cell. Which of the following observations support this statement? Why it is called powerhouse? Of course, ये ATP फॉर्म करता है इसीलिए। So mitochondria synthesis ATP, it is correct explanation. डबल मेम्ब्रेन है इसीलिए थोड़ी ना उसको पावर हाउस बोलेंगे, वैसे तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल मेम्ब्रेन है, तो हम क्लोरोप्लास्ट को तो पावर हाउस नहीं बोलते हैं। The enzymes of the Krebs cycle and the cytochromes are found in mitochondria. इसकी वजह से बेटा क्रेब्स साइकिल की वजह, एंजाइम है तो वो क्रेब्स साइकिल कर पा रहा है और उसके इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसकी वजह से वो एटीपी बना पा रहा है, लेकिन वो एंजाइम के प्रेजेंस की वजह से हम उसको पावर हाउस नहीं बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल। वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनल है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में है, इसीलिए दोनों में, इसकी वजह से उसको पावर हाउस नहीं बोला जाता। पावर हाउस मतलब एनर्जी प्रोड्यूसिंग कोई फैक्ट्री। सो एटीपी जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस। ओके, चलिए अब मैच करते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, साइटोक्रोम सी, यस, जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स है उसमें पढ़ा है हमने। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, वो पायरुविक एसिड में से एसिटाइल कोए बनाएगा, हमारी लिंक्ड रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, ओके, जिसमें से हम डीकार्बोक्सिलेज करके क्या बनाएंगे? सक्सिनाइल कोए। Out of 38 molecule of ATP produced by aerobic respiration of glucose, the breakup of ATP production in glycolysis
अभी हमने काउंट किया नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके, NADH2 में से 6 मिलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल में से 4 मिलते हैं, वो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड टू पायरुविक एसिड। लेकिन दो हमने जो पहले फॉस्फोराइलेशन में यूज किए हैं, यस, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, उसके लिए हम माइनस कर देते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस में होता है बच्चा 8, सो ये वाले ऑप्शन चले गए। पायरुवेट टू एसिटाइल कोए फॉर्मेशन हमारी गेटवे रिएक्शन, लिंक्ड रिएक्शन विच इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें 2 NADH2 बनते हैं, सो अल्टीमेटली 6 ATP बनते हैं। सो आंसर आएगा ये। और क्रेब्स साइकिल में 24 2 बार होगी ना क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 यानी कि 9 ATP। बच्चों भूल जाते हो, एक NADH2 3 ATP देता है, सो 3 NADH2 9 ATP देगा। और FADH2 में से मिलते हैं हमें 2 ATP, सो 9 + 2 11, और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट, सो टोटल हुए 12 ATP इन 1 राउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के एंड में 2 पायरुविक एसिड है, सो 2 एसिटाइल कोए बनेंगे, सो क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होगा, सो कितने जनरेट होंगे 24। In aerobic respiration, total number of molecule formed from the 20 glucose molecule। पहले एक ग्लूकोज का काउंट कर लेते हैं, चलिए। 1 ग्लूकोज अभी हमने काउंट किया है 8 इन ग्लाइकोलिसिस, 6 ATP इन अवर गेटवे रिएक्शन यानी पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोए, और 24 अभी मैंने काउंट करवाए TCA में, सो कितने हुए बेटा 38 ATP, 8 + 6 14, 14 + 24 38 ATP फॉर 1 ग्लूकोज। कितना पूछा है बेटा 20 ग्लूकोज, सो 20 × 38, सो आंसर 760। In TCA cycle, substrate level phosphorylation take place during the conversion of succinyl CoA to succinic acid। एक ही तो है उसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन विच इज कैटेलाइज्ड बाय थायोकाइनेज। जहां पे भी बच्चों ATP फॉर्म होते हैं या फिर ATP यूटिलाइज होते हैं, काइनेज टाइप का ही एंजाइम आएगा। याद करके देख लो, ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ATP यूटिलाइज कर रहे हो, कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट ATP यूटिलाइज कर रहे हो, कौन सा एंजाइम, PFK1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फिर पायरुवेट काइनेज में से पायरुविक एसिड ATP बना रहे हो, कौन सा एंजाइम, पायरुवेट काइनेज। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में से पायरुविक एसिड बनाने में हेल्प करता है। सो जिसमें भी बेटा आप ATP यूटिलाइज कर रहे हो या फिर ATP बना रहे हो, डेफिनेटली काइनेज टाइप का एंजाइम आएगा। ओके, रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में स्प्लिटिंग होता है ग्लूकोज का, सो इट इज कैटाबॉलिज्म और एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। इन रेस्पिरेशन 180 ग्राम शुगर एंड 190 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस। अब देखो बेटा, ये सिंपल इक्वेशन है रेस्पिरेशन का, C6H12O6 + 6O2 इट गिव्स 6CO2 + 6H2O + 686 किलो कैलोरी। ओके, सो C6H12O6 ग्लूकोज का बेटा मॉलिक्यूलर वेट है 180 ग्राम। ओके, 6O2 का क्या होता है, एक ऑक्सीजन का 16, O2 का 32, 6 × 32 दैट इज 192 ग्राम। 6CO2, एक CO2 का कार्बन का है 12, इसका है 32, सो 44 × 6, ओके 264 ग्राम। 6H2O, एक H2O का होता है 18, ऑक्सीजन का 16, H2 मतलब एक हाइड्रोजन का 1, सो ये होगा 18 × 6 108 और 686 किलो कैलोरी, सो आंसर आएगा बी। ओके, एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इज लेस देन 50%। कैसे,
हम थियोरेटिकल ऐसा मानते हैं कि रेस्पिरेशन से 686 किलो कैलोरी रिलीज होती है, लेकिन टेक्निकली हमारी बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है तो 38 एटीपी जनरेट होते हैं और एक एटीपी की कैलोरी होती है 7.4। ओके, सो आप 38 एटीपी इंटू 7.4 करोगे तो आपको अराउंड 280 आंसर आएगा। सो मिलनी चाहिए थी हमें 686, पर मिलती कितनी है 280 के अराउंड। सो उसकी एफिशिएंसी 40 to 45% है, इसीलिए आंसर है लेस देन 50। In the formation of acetyl CoA from pyruvic acid in mitochondria, pyruvic acid is oxidized as well as decarboxylated, both 1 and B। जो भी हमारी गेटवे रिएक्शन है पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोए, उसको बेटा हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। When a yeast produce wine which is not formed, okay, alcoholic fermentation, so पहले पायरुविक एसिड में से एसिटाल्डिहाइड बनेगा, so उस टाइम पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा। एसिटाल्डिहाइड इज अ 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होगा, इथेनॉल भी फॉर्म होगा, ये सब तो हो गए ही, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम में वो फॉर्म नहीं होगा। How many oxygen molecule are used in glycolysis of one molecule of glucose? ग्लाइकोलिसिस को बेटा हम एनारोबिक फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन का एक भी मॉलिक्यूल यूटिलाइज नहीं होता है। सो आंसर आएगा 0। Which step of glycolysis require pyruvic kinase? ऑब्वियस फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में से जब हम पायरुविक एसिड बनाएंगे उस टाइम पे हमें चाहिए पायरुवेट काइनेज। कन्वर्शन ऑफ पीईपी इनटू पायरुविक एसिड, 3PGA को 2PGA में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हमें एंजाइम चाहिए म्यूटेस, और क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के लिए एंजाइम हमें चाहिए आल्डोलेज। ओके, सो आंसर आएगा ए। One molecule of glucose require 2 ATP to get phosphorylated to form fructose 1,6-bisphosphate। करेक्ट, ग्लूकोज में से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे तब एक ATP यूज करेंगे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate बनाएंगे तब एक ATP यूज करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा पूछा है कि हाउ मेनी ATP आर यूज्ड इन द प्रोसेस इफ द सबस्ट्रेट इज फ्रुक्टोज। 2 ATP, फ्रुक्टोज में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate बनाने के लिए। सो आंसर आएगा B2। Krebs cycle was discovered by Krebs in pigeon muscle in 1940. Which step is called gateway step or link reaction? ये तो हमने ये लेक्चर में ही 5 बार बोला है। Formation of acetyl CoA. It's a link reaction because it is not the part of glycolysis and it is not the part of TCA. पायरुविक एसिड बनता है तब ग्लाइकोलिसिस एंड हो जाता है, और साइट्रिक एसिड जब बनता है दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ TCA साइकिल। तो वो दोनों को कनेक्ट करने वाली जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन, पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोए। ड्यूरिंग स्टार्वेशन RQ विल बी लेस देन यूनिटी। क्यों? क्योंकि स्टार्वेशन की कंडीशन में प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज्ड होगा। जनरली हमारा रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जब स्टार्वेशन की कंडीशन है तो हमारे मसल का प्रोटीन यूटिलाइज हो जाता है और प्रोटीन का RQ है लेस देन 1। विच कैन रेडीली रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन? सेक्करोमाइसिस। सेक्करोमाइसिस सेरिविसिए यानी कि ईस्ट, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करके अल्कोहल बनाती है। फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन। ओके, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है? तो पहले तो ये स्टेप कौन सा है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। सो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का पहला स्टेप है पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोए, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में तो कहीं पे भी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है और पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोए फॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड बनता है वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हो जाता है।
All enzyme of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol in prokaryote. This enzyme is succinate dehydrogenase, our electron transport chain का second complex. Okay. What is the total number of FADH2 molecule produced by glycolysis and in the citric acid cycle? 2 tons of the cycle. 2 टन, 1 टन होता तो सिर्फ एक FADH2 हम बोल देते, लेकिन 2 बनते हैं 2 टन में, सो 2 मॉलिक्यूल और कौन से रिएक्शन पे? सक्सीनेट टू फ्यूमरेट कन्वर्जन पे. ओके. Arrange the following compound of Krebs cycle in an ascending order with respect to the number of carbon atom they possess. So succinic acid में बेटा 4 कार्बन है, एसिटाइल कोए में 2 कार्बन है, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में 5 कार्बन, अकेला 5 कार्बन कंटेनिंग एसिड TCA साइकिल का, और साइट्रिक एसिड में है 6 कार्बन. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आएगा एसिटाइल कोए, देन सक्सिनिक एसिड, देन अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, देन साइट्रिक एसिड. ओके. In which one of the following processes CO2 is not released? लैक्टेट फर्मेंटेशन. क्यों? पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का है, तो ये टाइम पे CO2 रिलीज नहीं होता है, वरना एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट में हो या फिर एनिमल में हो, एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हम CO2 रिलीज करते ही है. ओके. एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जब पायरुविक एसिड में से एसिटाल्डिहाइड बनता है तब CO2 रिलीज होता है. Last electron acceptor in ETS, of course, oxygen. Okay. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कोई भी कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में तो ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज. ओके, मैंने बोला था कि 2 तरीके के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, सबस्ट्रेट लेवल एंड ऑक्सीडेटिव. सबस्ट्रेट लेवल यानी कि जिसमें सीधे सीधे ATP फॉर्म होते हैं, एंड ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एनर्जी की वजह से हम ATP बनाते हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू ADP, ये तो नहीं आएगा क्योंकि इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ATP, wrong. Addition of phosphate group to ADP, wrong. Formation of ATP by energy released from the electron removed during substrate oxidation, that is correct. Okay, which statement is wrong for the Krebs cycle? There are 3 points in the cycle where NADA reduced to NADH2. करेक्ट, हमें पता है आइसोसाइट्रिक एसिड टू ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, देन अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड टू सक्सिनाइल कोए एंड मैलेट टू ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे NAD कन्वर्ट होता है NADH2 में. देयर इज 1 पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस्ड टू FADH2, करेक्ट, सक्सिनेट टू फ्यूमरिक एसिड. ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ succinyl CoA to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized, correct, and the cycle start with condensation of acetyl group with pyruvic acid to yield citric acid. It is wrong. हमें wrong option identify करना है. So ये आंसर सही है. यहाँ पे pyruvic acid के बदले क्या आएगा? Oxaloacetic acid. Okay. Which of this statement is incorrect? Oxidative phosphorylation take place in outer mitochondrial membrane. ये इनकरेक्ट है. क्यों? कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स है, इट इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. Glycolysis operates as long as it's supplied with NAD that can pick up hydrogen atom, correct. Glycolysis occurs in cytosol, correct. एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी करेक्ट है. सो आंसर आएगा हमारा ए. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम मिलेंगे फोटोसिंथेसिस के MCQ के साथ.